वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, हम लोगों का जो है वो मार्च 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का सेक्शन सी, हिस्सा सी जो है वो अभी हम लोगों का जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इसमें स्टूडेंट कोई 8 सवाल जो है वो हल करने होते हैं। तो आइए सवाल नंबर 15 के HNRNA से mRNA बनने के अमल में शामिल मुख्तलिफ मराहिल, स्टेप्स, ये जो है वो लिखिए। तो स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, इसके जो mRNA बनने का जो मरहला है यहाँ पर जो है वो साफ लिखा हुआ है कि HNRNA से mRNA का बनने का जो मरहला है इसे जो है वो आपको समझाना है। तो स्टूडेंट याद रखें, इसमें सबसे पहले तो आपको जो है वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। डायग्राम जो है वो ये है कि किस तरीके से जो DNA का जो डबल हेलिक्स है ये जो है वो एक HNRNA जो है वो तैयार करता है। इस HNRNA को जो है वो 3 मरहलों की जो है वो ज़रूरत होती है। पहला मरहला स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले मरहले में आपको इंट्रॉन को जो है वो यहाँ से निकालना है, इंट्रॉन को जो है वो रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप अल्टरनेट जो है वो बैंड्स देख रहे हैं। कुछ बैंड्स जो है वो देखें, कुछ जो है वो डार्क हैं, है ना, कुछ जो है वो लाइट दिए हुए हैं। तो ये जो डार्क है ना, ये असल में इंट्रॉन है, और जो लाइट बैंड्स हैं वो एक्सॉन है। तो आपको करना ये है कि आपको इसमें से इंट्रॉन को निकालना है ताकि एक्सॉन जिनके पास कोड है वो आपस में जो है वो जुड़ जाए। तो इंट्रॉन को निकालने के मरहले को जो है वो जो है वो स्प्लाइसिंग कहा जाता है, याद रखिए स्टूडेंट। और दूसरी तरफ जो प्रोसेस है वो है कैपिंग। मतलब ये 5 प्राइम एंड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इस एंड से, मतलब इस सिरे से जो है वो मिथाइलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइलेटेड गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 5 प्राइम पे जो जुड़ता है, इस मरहले को जो है वो स्टूडेंट याद रखें, इसे ही कैपिंग कहा जाएगा। और उसी तरीके से तीसरा मरहला जो है वो पॉली एडिनाइलेशन का है। मतलब यहाँ पे पॉली ए टेल रीजन जो है वो 3 प्राइम से जो है वो जुड़ेंगे। तो ये 3 मरहलों के बाद स्टूडेंट ये जो HNRNA है यहाँ जो बना था वो अब एक मैसेंजर RNA में तब्दील हो जाएगा। इन्हीं मरहले को जो है वो आपको जो है वो बयान करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो इसी का डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप उसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ लें तो आपको ये पता चलेगा कि 3 मरहले आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट हमारा कि तौलीदगी अलहदगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है। इसकी 2 किस्में जो है वो आपको बतानी है, और हर एक मिलाप से पहले और मिलाप के बाद, और अलहदगी का मैकेनिज़्म, इनको जो है वो आपको वजाहत जो है वो आपको करनी है, बताना है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आंसर आपके सामने कि यहाँ पर जो तौलीदगी अलहदगी है इसे आपको बयान करना है कि ये जो है तौलीदगी अलहदगी जो है वो जीनियाती मादे, जीन पूल और जीनियाती आज़ा, इनके साख्त में तब्दीली की वजह से वाक़ होती है। यह आबादी अलहदगी मैकेनियत के जो अक़साम हैं उनके दरमियान जो अफजाइश है इन्हें जो है वो रोक देती हैं। तो इसमें स्टूडेंट 2 किस्म जो है वो बताई गई हैं, जैसा कि सवाल में दिया हुआ था कि मिलाप से पहले मतलब पेश मिलाप, और दूसरा मिलाप के बाद मतलब प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग, ये दोनों आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मिलाप के पहले तो रिहाइश गाह की अलहदगी होती है, और दूसरा जो है वो मौसमी। मतलब तो याद रखिए स्टूडेंट कि एक ही जोग्राफियाई ख़त्े में रहने वाली आबादी के अफराद, लेकिन अलहदा रिहाइश गाह, तो रिहाइश गाह जब अलग होगी तो इनके दरमियान मिलाप नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो है वो मौसमी। इसमें यह होगा स्टूडेंट के जो अफराद हैं वो अलग अलग जो है वो साल के अलग अलग मौसम में उनमें जो है वो बालिदगी, मतलब वो बालिग होंगे, मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव जो सीज़न आएगा उनमें फ़र्क रहेगा, तो वो मिलाप नहीं कर सकते। उसी तरीके से स्टूडेंट इथोलॉजिकल, है ना, रवैये जो है आबादी के
वो आपस में मिलाप नहीं करते। उसी तरीके से जो तौलीदी आज़ा है उनमें कोई फ़र्क होता है जिसकी वजह से मिलाप नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट मिलाप के पहले वाली तौलीदगी अलहदगी है। उसी तरीके से स्टूडेंट जो दूसरा सवाल है इसके अंदर कि मिलाप के बाद, तो मिलाप के बाद स्टूडेंट अलहदगी कैसे, तो इसमें सबसे पहला देखिए ज़वाजे की अमवात, यानी अगर मिलाप हो भी जाए तो जो ज़वाजे जो है वो जो है वो महदूद वक्त तक जो है वो रहेंगे, बाद में उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से अगर मान लो बराबरी हो जाती है तो जो है वो जो जगता है उसकी मौत हो जाएगी। तो बराबरी होने के बाद ज़ायगोट के बनने के बाद, ज़वाजे के बनने के बाद, है ना, ज़वाजा बन चुका है लेकिन ज़वाजा जो है वो जुनैन में तब्दील नहीं हो रहा है। तो और उसी के बाद जो है स्टूडेंट के मखलूत का जो है वो बांझपन, है ना। तो इसके अंदर स्टूडेंट ये कि अगर मान लो कि दो जानदार की अगर बराबरी हो जाती है, ज़वाजे बन गए, चकता बन गया, जुनैन बन गया, लेकिन आखिर में ये होगा कि जो जानदार होगा, इसमें एक मिसाल दी हुई है कि इंटर जेनेरिक हाइब्रिड में जिसको हम लोग खच्चर कहते हैं, तो खच्चर जो है वो एक गधा और एक घोड़ा, ये दोनों के मिलाप से जो है वो बनता है, लेकिन खच्चर ना नर होता है ना मादा होता है। तो इसमें हम लोग इसको मखलूत का जो है वो बांझपन जो है वो कहेंगे। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें आपको वजाहत जो है वो करनी है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ कि मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़ियत, सवाल नंबर 17, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मुनफरिद यूनिक खसूसियात जो है वो इनकी वजाहत करना है। तो यहाँ स्टूडेंट इसका जवाब जो है वो आप देख सकते हैं कि जो मसनूई क़ुव्वत मुदाफ़ियत, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी खसूसियात जो है ना, मखसूस खसूसियात, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मुनफरिद खसूसियात, मखसूस खसूसियात, ये क्या होगी। तो सबसे पहले कि इनमें जो है वो स्पेसिफिसिटी होगी, इनमें जो है वो डाइवर्सिटी होगी, इनमें जो है वो ख़ुद और दीगर मतलब सेल्फ़ और नॉन सेल्फ़ के दरमियान इम्तियाज़ होगा, और इनमें याददाश्त होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें आप कि जो जवाब लिखा हुआ है बिल्कुल ख़ास है ना। यहाँ पे देखिए कि जैसे किसी ख़ास एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है वो मखसूस ज़िद अजसाम को तैयार करना। इनमें डाइवर्सिटी मतलब ये जो मतनू जो जरासीम है या बैरूनी सालमे हैं, इनकी वसी अक़साम मतलब बहुत सारी अक़साम को ये पहचान सकता है, और ये अपने जिस्मानी खुलिये और जो बैरूनी सालमे है या फिर बैरूनी कोई बाहर की कोई चीज़ें जो है वो आ जा रही हैं, तो इनके दरमियान ये ख़ुद जो है वो फ़र्क कर सकता है। और स्टूडेंट याददाश्त जिसको मेमोरी हम लोग कहते हैं, तो वो ये कि जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है वो पहली बार, मतलब अगर मान लो कि फ़ॉरेन पार्टिकल में आपको पहले हमला कर दिया, है ना, तो अगर आप उस हमले को ख़त्म कर देते हैं, मतलब आपका और जो हमलावर है उसके बीच अगर तसादुम या लड़ाई होती है, तो इसे जो हम लोग एनकाउंटर कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट, अगर ये एनकाउंटर एक बार हुआ है तो ये आपकी याददाश्त में चला जाता है, और अगर दोबारा से वो आपके ऊपर अटैक करना चाहे तो आप उसका पहले से जो है वो मज़बूत मुदाफ़ियती जो अमल है वो आप ज़ाहिर करेंगे, तो ये आपकी याददाश्त की वजह से हुआ। तो ये जवाब आपको लिखना होगा। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 18 कि बैज़ादान से अफराद शुदा महरकाब के नाम बताइए और उनकी वजाहत कीजिए। तो स्टूडेंट ये रहा इसका जवाब, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 103 में वैसा ही सवाल जो है वो पूछा गया है कि बैज़ादान से निकलने वाले महरकाब जो है वो उसके अफ़ाल ये आपको बयान करना है। तो पहला इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट प्रोजेस्टेरॉन है, ये आपको पता है, एस्ट्रोजन है, उसके बाद जो है वो रिलैक्सिन है और इनहिबिन है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन में स्टूडेंट याद रखें कि जब बैज़ादान से जब बैज़ा निकल जाता है, फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम के ज़रिए उसका अफराज होता है, उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये मोटे होने लगते हैं, और उसके बाद जो बारावर बैज़ा है उसका इम्प्लांटेशन जो है वो यूटेरस में मतलब बच्चादानी के अंदर होता है। तो ये हमल के दौरान जो है वो बच्चादानी के सिकुड़ने को जो है वो रोकता है, ये ज़रूरी है। उसी तरीके से एस्ट्रोजन ये पुख्ता होने वाले जुराब से खारिज होते हैं, और एस्ट्राडियोल एक अहम जो है वो एस्ट्रोजन है, और ये ख़वातीन में जो है वो सानवी मतलब सेकेंडरी जो जिनसी खसूसियात हैं
इसकी नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार है। उसी तरीके से स्टूडेंट रिलैक्सिन, ये जब जो हामला जो ख़वातीन होती हैं उनमें जो है वो बच्चे के पैदा होने का जो अमल होता है उस वक्त ये काम करता है। और उसके बाद इनहिबिन, ये कार्पस ल्यूटियम के ज़रिए जो है वो अखराज होते हैं और बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनकी पैदावार को जो है वो रोकते हैं, इसलिए इन्हें इनहिबिन कहा जाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये 4 जो है वो मुहर्रिकात और उनके अफ़ाल जो है वो तरतीब से लिखने हैं। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 19 के पीसीआर तकनीक में शामिल मुख्तलिफ़ मराहिल की तशरीह कीजिए। तो ये है स्टूडेंट पीसीआर मशीन, ये आप लोग जो है वो जानते हैं। यहाँ पर शक्ल में आप भी जो है वो देख सकते हैं कि पीसीआर की मशीन जो है वो ये जो है वो दी गई है। और इसमें जो मरहले होते हैं स्टूडेंट याद रखिए, इनका काम जो है वो जो मतलूबा जीन है उनकी तादाद को बढ़ाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मराहिल आपको पूछे गए हैं, इसमें सबसे पहला कि आप जिस डीएनए को पीसीआर मशीन में जो है वो डालोगे तो उस वक्त जो है वो पहला जो प्रोसेस, पहला जो मरहला होगा वो होगा डीनेचुरेशन का, मतलब जिसको हम लोग अलहदगी कहेंगे, है ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक डीएनए आपके पास है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास पहला डीएनए। इस डीएनए को आप डीनेचुरेशन कब कहेंगे, जब आप इसे 90 to 98 डिग्री और जब इसको टेम्परेचर देंगे तो ये डीएनए के बीच में क्या होगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टूट जाएगी, इसे डीनेचुरेशन कहा जाएगा। ये पहला मरहला हुआ। उसी तरीके से स्टूडेंट बाद में आपको कुछ मिनटों के बाद जो है वो क्या करना है, टेम्परेचर को 40 to 60 डिग्री कर देना है। इससे क्या होगा, दूसरा मरहला एनिलिंग जिसको हम लोग कहेंगे ये होगा, मतलब इसके प्राइमर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। और उसके बाद याद रखिए स्टूडेंट, उसके बाद टेम्परेचर आपको फिर से 70 to 75 कर देना है, जिसके अंदर दोबारा से जो है वो इनके जो जुड़ने का मरहला है, मतलब जिसको हम लोग रीनेचुरेशन कहेंगे, वो जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसे एक मरहला जो है वो तौसी वो भी कहा जाता है कि यहाँ पर 70 to 75 डिग्री पे बहुत तेज़ी से जो है वो एक डीएनए से ये 2 डीएनए बन जाएंगे। तो इसी का नाम जो है वो पीसीआर मशीन है और यही उसके 3 मरहले हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये मरहले जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए डीनेचुरेशन पहला, उसके बाद एनिलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन। इसको आपको जो है वो थोड़ा तरतीब से जो है वो लिखना है। हमारा स्टूडेंट अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 20 कि इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ WBC जो है वो दिए हुए हैं। इनमें आपको ABC के शख्स शनाख्त करना है और उनके अफ़ाल लिखना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको न्यूट्रोफिल, उसके बाद जो है वो यूसिनोफिल और मोनोसाइट्स, ये जो है वो WBC के जो है वो आपको यहाँ पे जो ग्रेन्युलो और अग्रेन्युलोसाइट्स वो जो है वो दिए हुए। तो आपको इन्हें जो है वो पहचानना है और उनके अफ़ाल जो है यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट लिखे हुए हैं। आप जो यहाँ पर देख सकते हैं मोनोसाइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सब आपको जो है वो यहाँ से जो है वो मिल जाएंगे। ये देखिए न्यूट्रोफिल से यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद बेसोफिल है, यूसिनोफिल है, अग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो है वो मोनोसाइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद कर लेना है। अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं स्टूडेंट के जड़ दबाव नज़रिए के हदें, लिमिटेशंस, ये क्या हैं जड़ दबाव का नज़रिया। ये रहा स्टूडेंट आपका जवाब कि जो जड़ दबाव का नज़रिया, उसकी खामियाँ, उसकी हदें, उसके लिमिटेशंस, ये जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे जवाब मिल रहा है कि हदों में आपको ये बताना है कि ये जो है वो 20 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले पौधों पर अमल नहीं करता। उसके बाद कि जड़ के निज़ाम की गैर मौजूदगी में भी रस का चढ़ाव हो सकता है। उसके बाद कि लंबे कद वाले खुल बिजा दरख्तों में जड़ के दबाव की कीमत तकरीबन ज़ीरो होती है। और फिर फ़ाल तौर पर अमल सरियान करने वाले पौधों में जड़ का दबाव तैयार नहीं होता। उसके बाद आम हालत में खशमा का रस तनाव में होता है, यानी ये मनफी आबी सुकूनियत दबाव या इससे ज़्यादा बुलूजी दबाव को ज़ाहिर करता है।
तो याद रखें स्टूडेंट, ये सब जितनी भी मैकेनियत हैं, आपको इसके अंदर एक चीज़ बिल्कुल याद रखना है कि इस तरीके के अगर सवाल आपको आए कि भाई जड़ दबाव के नज़रिए की खामियां लिखना है, तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जड़ दबाव का नज़रिया है ये है क्या, तभी आप इसका जवाब जो है वो लिख पाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट कि जो जड़ दबाव का जो नज़रिया है कि पानी ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है मेरा, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट का जो है वो नाम लिखा हुआ है कि एस हेल्स ने, इसने जो है ये नज़रिया जो है वो बताया। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, पानी ऊपर की तरफ जाता है, इसके ऊपर जो है वो 2-3 थ्योरी जो है वो लिखी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ जड़ दबाव का नज़रिया बताना है। तो उन्होंने बताया था कि जड़ दबाव की कीमत जो है वो +1 से +2 बार होती है और ये 10 से 20 मीटर ऊंचाई तक पानी को पंप करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट, पहली लिमिटेशन जैसे आपको वो पॉइंट मिला कि भाई 10 से 20 मीटर ऊंचाई, लेकिन अगर किसी पौधे की ऊंचाई अगर 10-20 मीटर से ज़्यादा है तो क्या ये काम करेगा? तो ये उसकी खामियां हो गई, इसके लिमिटेशंस हो गए। तो यहाँ पर उसी पॉइंट को जो है वो लिखा हुआ है कि ये 10-20 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले पौधे पर अमल नहीं करता, और फिर लंबे कद वाले पौधे, जड़ के दबाव की कीमत जो है वो वहाँ पे तकरीबन जो है वो 0 होती। तो याद रखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको जो है वो इसके पॉइंट्स जो है वो नज़रिए के साथ साथ उसके जो खामियां हैं उन्हें जो आपको जो है वो साथ में जो है वो याद करना है। तो स्टूडेंट, अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 22 के सब्ज़ घर असर, इसकी तशरीह कीजिए। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और उनके लिए ज़िम्मेदार गैसों और उनके ज़रिए अखराज सोर्सेज के ताल्लुक़ से इनकी वजाहत जो है वो कीजिए। तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब सवाल नंबर 71 में। यहाँ पर आप देखें कि सब्ज़ घर असर, इसकी वजाहत जो है वो की गई। तो याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फ़र्क दिया हुआ है, शक्ल में भी आप देख सकते हैं कि पहले जो अर्थ हुआ करता, ज़मीन जो है ना, तो ये ज़मीन में जो शमसी ताबकारी जो है जो ज़मीन तक पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद स्टूडेंट याद रखें कि इसमें जो हीट है, ये हीट जो है वो पहले बाहर की तरफ चले जाया करती थी, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो जज्ब होता है और बाकी जो है वो मुनकिस वापस हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी वजह बताया जा रहा है। वजह ये कि अभी ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसके अंदर आज का जो वक्त है इसमें जो है वो मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी तरीके से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है। तो स्टूडेंट, हो ये रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आज ज़मीन में जो खिला है ना, इस बीच जो है ये पूरी गैसेस जो है वो यहाँ पर भर चुकी है, ये सारी गैसेस। तो सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर तो आ रही है, लेकिन इनका जो रिफ्लेक्ट, मतलब इनके जो वापस जाने का जो मरहला है ये नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी वजह ये 4 गैसेस जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे अलग अलग सवाल है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, और चौथे नंबर पे जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल जो है वो इथाइलिन के फ़ालियाती असरात, फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट और उसके इस्तेमाल, ये जो है वो लिखिए। तो ये है स्टूडेंट जो इथाइलिन है उसके जो जिस्मानी असरात और उसके जो है वो इस्तेमाल, ये यहाँ पे दिए गए। आपको इतना ही पॉइंट जो है वो लिखना है। पॉइंट के अंदर देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान कि ये जो है वो केले, सेब और आम जैसे फलों के पकने को जो है वो फ़रोग़ देते हैं। पौधों में बगली जड़ों की नमो को मुतहरिक करते हैं। ख़ाबिदगी को जो है वो तोड़ते हैं, मतलब फूल जो है वो जल्दी आएगा और बीज जो है वो जल्दी से नमो भी पाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट, इनमें जो पत्तियों में जो फलों में जो जड़ने वाली जो तय है, एब्सिशन लेयर जिसे कहते हैं, उसके अमल को जो है वो तेज़ करते हैं। उसी तरीके से बगली कलियों की नशोनुमा को रोकना और रासी गलबा, मतलब फूल बनने का जो अमल है, इन्हें जो है वो रोकना। उसी तरीके से स्टूडेंट,
पौधों के अंदर जो ज़ईफ़ी है, सेनेसेंस है, उसके अमल को जो है वो तेज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर वाले हार्मोन हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट कुछ फलों की मिसाल भी दी हुई है कि अनानास के अलावा ज़्यादातर पौधों में ये फूल के बनने को अमल को रोकता है। और उसी तरीके से स्टूडेंट पत्तियों और फूलों के मुरझाने का जो अमल होता है इनकी वजह से। और उसके बाद जो सबसे आखिरी पॉइंट है कि ये क्लोरोफाइलेज जो एक खामरा है, इसकी सरगर्मी को जो है वो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो साइट्रस वगैरह की जो फ्रूट है, जो लीमू वगैरह है या फिर केले की मिसाल आप ले लें, कि शुरुआत में वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर सब्ज़ रंग के होते हैं, लेकिन एंजाइम क्लोरोफाइलेज की वजह से उनमें तब्दीली दिखाई देती है और बाद में जो है वो फलों के पकने का अमल होता है और बाद में वो पीले पड़ जाते हैं। तो ये क्लोरोफाइलेज की वजह से है। स्टूडेंट उसके बाद सवाल नंबर 24 के 1, 4 एंड और 7वीं कैफी आसात क्रेनियल नर्व्स, इसके नाम और इनकी किस्में जो है वो लिखी है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट सफ़ा नंबर 25 में आपको यहाँ पे जो है वो क्रेनियल नर्व्स जो है वो दिखाई दे रही है। 1 से लेके पूरे जो है वो 12 तक यहाँ पर लिख दी गई हैं। अलग अलग सवाल जो है वो आपको पेपर में अलग अलग नर्व्स के नाम जो है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 25 कि तवानाई के मखरूत पिरामिड की शक्ल की मदद से वजाहत जो है वो कीजिए। तो ये रहा स्टूडेंट इसका जवाब कि जो तवानाई का अहराम है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन्हें आप जो है वो शक्ल की मदद से इसे जो है वो बनाना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इनमें तवानाई जो है वो 100% होगी, है ना। उसके बाद लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे ये दर्जा ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, इन्हें जो है वो कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनमें पहुंचने तक ये 10% हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर के दर्जे में ये 1% और उसके बाद आखिरी दर्जे में ये 0.1% तक जो है वो आ जाएगा। तो ये तवानाई का जो है वो अहराम है। इसके अंदर आपको तवानाई जो है वो मुस्तकिल ख़र्च होगी, हर दर्जे में तवानाई का ख़र्च होना ये बताना पड़ेगा। ये जो है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट ये सेशन का जो है वो आखिरी सवाल सवाल नंबर 26 के लाख, ये क्या है और उसकी माशी अहमियत जो है वो क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसका जवाब जो है वो सवाल नंबर 71 में जो है वो देख सकते हैं कि लाख जो है वो एक जो है कीड़ा टैकेड या लक्का, इस नाम से जो है वो जाना जाता है। ये झुंड में रहते हैं और इनके अंदर जो है वो स्टूडेंट इनके जिल्द के गुदूद से जो है वो एक राल रेजिन, ये मादा जो है वो तैयार होता है। बहुत सारे पौधे हैं जैसे कि बेर, पीपल, पालस, कोसम, बबूल, तो ये स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये सब गुलाबी रंग का जो है वो राल वो जो है वो अपने जिस्म से ख़ारिज करते हैं। और क्या होता है कि जो रंगीन लाल राल जो है वो लाख के साथ राब्ते में जो है वो आता है और एक सख्त पेचीदा मादा जो है वो जमा करता चला जाता है ना। तो इसमें पानी, मादनियात, दूसरे मादे जो है वो शामिल होते रहते हैं, है ना। ये बहुत सारी चीज़ों से जो है वो जुड़ा रहता है, जमा रहता है ना। तो ये हमेशा जो है वो आलूदा रहेंगे, लेकिन फिर बाद में जब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो धोने और छानने के मरहले से उन्हें गुजारा जाता है। और इसके बाद जो है वो इसके इस्तेमाल में जो है वो चूड़ियाँ, लकड़ी के जो बहुत सारे काम हैं, स्याही, आईना, इनमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।